नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा एनडीए के पास अभी नहीं है। शिक्षा का स्तर, पलायन का बहुत स्तर, खराब, बेरोजगारी का बहुत स्तर। खराब। अरे जनता ने उनको 20 साल का समय दे दिया, अब कितना समय कोई देगा? प्रमोशंस की बात करें या प्रभाव की बात करें तो वो प्रशांत का स्पष्ट तौर पे दिखता है, लेकिन प्रशांत इस पोजीशन में नहीं है कि भी बिहार में सरकार बना सके। एनडीए की सरकार है, आरजेडी बहुत शिद्दत से चुनाव लड़ रही है। कि पलायन और रोजगार का खत्म होना, ये दोनों आरजेडी के ही खेमे में जाता है कि आरजेडी की जब शासन इसका जब शुरू हुआ, उसकी सरकार आई तो लोग पलायन कर गए जंगल राज से, बेरोजगारी हो गई क्योंकि उन्होंने रोजगार पैदा नहीं किए। अब तक ये कहा जाता था कि बिहार में डीप रूटेड है जाति के आधार पर वोट करना, वो अब वहाँ की जनता नहीं चुनेगी। नरेंद्र मोदी को हर लोकसभा चुनाव में जितने वोट मिलते हैं और उनकी जाति के जितने वोटर बिहार में हैं, उसके आधार पर तो उनको एक सीट नहीं मिलना चाहिए। तो बिहारियों के साथ दिक्कत क्या है कि हमको ना अपनी जाति का अपराधी भी अच्छा लगता है। दबे लोगों को उभारना या जो पिछली धारा के लोग हैं उनको आगे लाना, ये पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी के खाते में पैसा डालना, जैसे अभी नीतीश कुमार जी ने अनाउंस किया कि 1000 रुपए सबको मिलेंगे। सबको मिलेंगे। हाँ। और अभी और अनाउंस करेंगे। आप देखिएगा, आचार संहिता लगने से पहले मैं बता रहा हूं कि बिहार की महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट होने वाला है। जितने खुलेआम शराब बिहार में बिकते हैं, उतना तो दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं बिकता होगा। अगर नीतीश जी का इरादा शराब बंदी करके महिला सशक्तिकरण करना था, तो क्या सिर्फ बिहार की ही महिलाओं को हम क्यों सशक्तिकरण दें? यूपी को भी दीजिए, सही कर्नाटक बात को भी है। दीजिए, हाँ, बंगाल को भी दीजिए। हाँ। गठबंधन जो है, एक तो आरजेडी के साथ और एक जो एनडीए का गठबंधन, इनकी पोजीशनिंग क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि नीतीश कुमार तो कहते हैं कि थोड़ा विश्वास तो उनका साथ नहीं दे रहा है। देखिए, स्वास्थ्य साथ तो नहीं ही दे रहा है, स्वास्थ्य तो खराब है। ओबेसी फैक्टर कितना फायदा कितना नुकसान देगा अगर आरजेडी एसोसिएट करती है तो? भाई, तेजस्वी का आरोप रहता है ना कि ये वोट काटने आते हैं बीजेपी की बी टीम में, तो बीजेपी की बी टीम है तो वो तो कह रहा है कि गठबंधन में शामिल कर लो, मुझे सीट दे दो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल पॉडकास्ट बात बिहार की, जहां एक तरफ चुनावी नारे गूंजते हैं तो दूसरी तरफ असली समस्याएं अभी भी वहीं खड़ी हैं। क्या आप जानते हैं कि बिहार से हर साल 50 लाख लोग पलायन करते हैं? सवर्णों की तादाद सबसे अधिक है। बड़ी संख्या में बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक बिहार के 2 करोड़ 90 लाख लोग फिलहाल रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 15.8% लोग रोजगार के लिए बिहार से दूसरे राज्य पलायन करते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.1 का है। राज्य के 50% परिवारों पर पलायन का खतरा बना हुआ है। सबसे अधिक पलायन जहां रोजगार के लिए होता है, वहीं बड़े पैमाने पर युवा शिक्षा के लिए भी दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 74.54 लाख लोगों का पलायन हुआ था। ऐसे ही हालात शिक्षा रोजगार को लेकर है, तभी तो पलायन होता है। तो सवाल यह है, इतना बड़ा पलायन क्यों? शिक्षा और उद्योग क्यों पिछड़े हुए हैं? और बिहार का नौजवान कब तक रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर देखता रहेगा, ताकता रहेगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट और लेखक, जिन्होंने गांधी मैदान, झूम जैसी किताबें लिखी हैं, अनुरंजन झा जी। आपका स्वागत है अनुरंजन जी हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता। बिहार पर आपकी बहुत गहरी समझ, पकड़ और जो आप राजनीतिक दृष्टिकोण अभी फिलहाल देख रहे हैं आपका बिहार को लेकर, वो क्या कहता है? क्योंकि अभी चुनावी मैदान सज चुका है, लगभग तैयारियां जोरों पर है। क्या कहता है आपका असेसमेंट? देखिए, अभी अगर हम बात करें कि कौन जीतेगा, स्पष्ट तौर पर अगर हम यहीं से शुरुआत करें तो ये कहना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि मैदान में अगर प्रमोशंस की बात करें या एक प्रभाव की बात करें तो वो प्रशांत का स्पष्ट तौर पे दिखता है, लेकिन प्रशांत इस पोजीशन में नहीं है कि अभी बिहार में सरकार बना सके। तो आखिर क्या होगा? एनडीए की सरकार है, आरजेडी बहुत शिद्दत से चुनाव लड़ रही है। पिछली बार की तरह दोनों पार्टियां तो नहीं है, दोनों दलों की स्थिति पिछली बार की तरह नहीं है। दोनों की स्थिति पिछली बार की तरह नहीं है। Okay. अब है कि होगा क्या? तो कमोबेश मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहीं रहेगी जहां पहले थी,
चूँकि उसके कोर वोटर्स हैं, कोर कैडर वोटर्स हैं। मतलब सरकार बनाएगी, बना सकती है, ये डिपेंड करेगा जेडीयू के परफॉर्मेंस पे। ओके। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और प्रशांत नुकसान दोनों धड़े को करेंगे। सीटें कितनी जीतेंगे ये अलग फैक्टर है। क्या है श्वेता, बिहार में अगर आप देखें तो बिहार एक मात्र प्रदेश है पूरे देश का जहां पर 22 से 25% तक फ्लोटिंग वोटर्स हैं। ये मैं बार बार कहता हूं कि ये फ्लोटिंग वोटर्स ही बिहार के डिसाइडर हैं। वो जब मुझे लगता है पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं तब सोचते हैं कि किसको वोट करें। बिल्कुल, इसीलिए ना तो अब अच्छा उसमें कौन से लोग हैं, पलायन कर गए लोग हैं जो बाहर हैं, या जनरेशन जेनजी है जो नई सोच के साथ आ रहा है। ये सब कैडर नहीं है, चाहे वो कैडर बीजेपी का हो या कैडर कांग्रेस का हो या कैडर आरजेडी का हो, वो कैडर उसके साथ तो टिका हुआ है, वो कैडर उसके पास है। लेकिन कैडर के बाहर इतना बड़ा वोट बैंक है ये कि यह डिसाइड करता है किसी भी पार्टी से। जैसे पिछले चुनाव में हम देखें तो सबसे ज़्यादा वोट आरजेडी को आए थे, वो था 21%, बीजेपी को 19%, जेडीयू को 13%, चिराग पासवान को 6.5%। तो ये कोई भी 20% के आसपास ही है। दो बड़ी पार्टियां अगर हम देखें आरजेडी और बीजेपी 20% के आसपास है, लेकिन हमारा फ्लोटिंग वोटर 25% है। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर है। उस पोजीशन में इस बार फ्लोटिंग वोटर्स जितने हैं उसमें से 10% फ्लोटिंग वोटर तो सीधे गया है प्रशांत किशोर को। लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि आप मेरे पहले ही प्रश्न में प्रशांत किशोर का नाम ले आएंगे, क्योंकि जब बिहार की बात होती है तो प्रशांत किशोर एक फैक्टर है, नया फैक्टर है, लेकिन जो वहाँ की जड़ों में जुड़ा हुआ है वो आरजेडी है, जदयू है। पहले ही में आपने प्रशांत किशोर का नाम ले लिया, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पकड़ तो कुछ तो बना ही ली है। बिल्कुल बनाई है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जितना बिहार को समझ रहा हूँ या घूमता हूँ या देखता हूँ, उसमें मुझे आप देखिए ना श्वेता कि पिछले 50 सालों में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा नेता है जो 3 साल तक बिहार में पदयात्रा करता हो और उसके बाद एक पार्टी बना करके चुनाव मैदान में उतरा हो। कोई नहीं घूमा है इतना। तो बिहार के अगर गांव-गांव में घूमने की जो कवायद पिछले 3 साल पहले किया उस व्यक्ति ने, उसके बाद पार्टी के स्तर पर वो पहुंचे, तो इसका मतलब है कि वो सीरियस सिंसियर आदमी है। रिजल्ट क्या होगा वो अलग बात है, कमियां क्या होंगी, अच्छाइयां क्या हैं, ये सब विवेचना का विषय हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में उस आदमी ने 2 बातें ऐसी की हैं जिसने पूरे इलेक्शंस के मूड को ना अलग दिशा दी है, और वो है पलायन और रोजगार। ये 2 बातें वो कर रहे हैं। देखिए 2020 के चुनाव में जब कोविड का दौर था तो आरजेडी ने ये कोशिश की थी ये दोनों बातें करने की। पलायन की भी बात वो कर रहे थे और बेरोजगारी पर भी अपने पक्ष रख रहे थे। वो इसलिए रख रहे थे कि पलायन और रोजगार का खत्म होना ये दोनों आरजेडी के ही खेमे में जाता है कि आरजेडी की जब शासन उसका जब शुरू हुआ, उसकी सरकार आई, तो लोग पलायन कर गए जंगल राज से, बेरोजगारी हो गई क्योंकि उन्होंने रोजगार पैदा नहीं किए। इस दोनों पर लेकिन प्रशांत ने क्या किया, नैरेटिव अब हर पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, कोई भी अब रोजगार और पलायन को छोड़ करके तीसरी बात करने की परिस्थिति में नहीं है। मतलब अगर आप सोचेंगे कि हिंदू मुस्लिम करके बिहार में इस बार बहुत सारा वोट ले आए तो शायद मतलब आप कह रहे हैं कि जो अब तक ये कहा जाता था कि बिहार में डीप रूटेड है जाति के आधार पर वोट करना, वो अब वहां की जनता नहीं सुनेगी। देखिए उसमें थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करूंगा कि अगर सिर्फ जाति के आधार पर देखें तो नरेंद्र मोदी को हर लोकसभा चुनाव में जितने वोट मिलते हैं और उनकी जाति के जितने वोटर बिहार में हैं, उसके आधार पर तो उनको एक सीट नहीं मिलना चाहिए। तो वो उनके काम, उनकी छवि, उनकी पार्टी, उनके कैडर की वजह से मिलता है। सीधी सी बात है। हाँ। लेकिन अब आती है कि विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के तरह के वोट नहीं पड़ते हैं, उसके समीकरण बिल्कुल अलग होते हैं। तो जातिवाद तो वहाँ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जातिवाद में क्या है, जैसे तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के कोर वोटर्स यादव हैं, तो यादव का पूरा बड़ा कुनबा आरजेडी को ही जाएगा, इसमें कहीं फेरबदल नहीं है, ये तो जाएगा।
थोड़े बहुत जो बीजेपी को जाते हैं वो किसके जाते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं या उनके परिवार हैं, उनके समर्थक हैं, बहुत कम तादाद है। उसी तरीके से पूरे देश का मुसलमान जिस तरीके से वोट करता है, बिहार का भी मुसलमान वैसे ही वोट करता है जो बीजेपी को हराता है। बीजेपी के किसी भी सर्कल में आप देखें तो बीजेपी को उन्हीं मुसलमानों के वोट मिलते होंगे जो उनके लीडर हैं, उनके परिवार के भी पूरे मिलते होंगे, इसकी भी मुझे बहुत गुंजाइश नहीं दिखती। तो उस परिस्थिति में क्या है कि जातिगत और धर्म पे देखें तो ये वोट तो नहीं मिलते। अब क्या है, दूसरी जातियों के वोट, जैसे बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं उसमें वैश्य समुदाय है, उसमें सवर्ण का एक बड़ा हिस्सा है, तो वो वोटर उसका है। सेंध हमारी इस बार ये होगी कि इस बार कैंडिडेट्स पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, जितनी भी पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो आरजेडी के धड़े के हों या बीजेपी के धड़े के हों, वो उन नेताओं पर, उनके जो भी लीडर्स हैं उन सबको टारगेट कर रहे हैं और उनको उसके जवाब देते नहीं बन रहे। आप भाई तेजस्वी यादव भी जवाब नहीं दे पा रहे, तो सम्राट चौधरी भी जवाब नहीं दे पा रहे। उन्होंने सब पे, अभी दिलीप जायसवाल पे सब पे लगाया है, सब पे आरोप लगाया, मंगल पांडे पे लगाया, अशोक चौधरी पे लगाया, सम्राट चौधरी पे लगाया, संजय जायसवाल पे लगाया, तो सब पे जो आरोप लग रहे हैं। अभी तक वो चुप थे, लेकिन हाँ अब अचानक से उनका एक एक करके मुझे लग रहा है पिटारा खुल रहा है, स्केलेटन्स बाहर आ रहे हैं। देखिए प्रशांत क्या है, प्रशांत स्ट्रेटेजिस्ट है। प्रशांत ने 40 साल की उम्र में इस देश के सबसे मजबूत होने वाले प्रधानमंत्री के साथ काम किया। भाई उस समय तो उम्र 40 से भी कम थी और कई दिग्गज नेता, मैं वही कह रहा हूं, सबके साथ काम किया। जब उनकी उम्र 40 के आसपास थी तो वो देश के सबसे बड़े सारे नेताओं के साथ उनको एडवाइस कर रहे थे। तो कुछ तो व्यक्ति में खास होगा, अच्छा है बुरा है उसका आकलन जनता को करने दीजिए। अब वो क्या कर रहे हैं, तो जिसके वो मास्टर थे, मैं करीब 6-8 महीने पहले भी कहीं चर्चा कर रहा था श्वेता, तो मैंने यही कहा कि जिस चीज़ की वो मास्टर हैं, मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, वो दिखेगा जब चुनाव नज़दीक आएगा। तो ये जो टूल है ना कि उनके खिलाफ बोलना, उनके बारे में बताना, उनकी बखिया उधेड़ना, उनके कागज़ लाना, ये सारे इलेक्शन मैनेजमेंट के टूल्स हैं कि अपने विपक्षियों को धराशायी करो और उसके बाद अपनी परिस्थिति बनाओ। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत के कहने पर बिहार की जनता भरोसा करेगी? ये बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा होगा। तो इसमें आता है जातिवाद। और यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा, जैसे आपने कहा कि क्या जातिवाद खत्म होगा, हम लोगों के साथ, मतलब बिहारियों के साथ दिक्कत क्या है कि हमको ना अपनी जाति का अपराधी भी अच्छा लगता है। ऐसा मैं नहीं मानती, क्योंकि आप देखिए, क्या आंध्र प्रदेश देख लीजिए, क्या आप कोई भी कर्नाटक देख लीजिए, क्या तमिलनाडु देख लीजिए, क्या वहाँ पर ये लिंगायत, रेड्डीज, ये सब नहीं चलता? हर जगह चल रहा होता है ना, मतलब जात के आधार पर सिर्फ बिहारी नहीं। मैं वो तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमको अपनी जाति का अपराधी भी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है भाई? अगर वो अपराधी है, अगर वो सजा याफ्ता मुजरिम है, तो हम उसको सिर्फ इसलिए वोट दे दें कि वो हमारी जाति का है, ये गलत है। और ये ट्रेंड अगर इस बार टूट गया, अगर प्रशांत की किसी कवायद से ये टूट गया अक्रॉस द पार्टीज, चाहे वो बीजेपी के धड़े हों या आरजेडी के धड़े हों, तो बदलाव सुनिश्चित है। अब देखिए होगा क्या, जैसे मैंने कहा ना कि प्रशांत के पास 10% वोट मुझे लगता है कि उनके पास है। अब 13% वोट पा करके जेडीयू को 40 सीटें आई थी। ओके, यस, है ना। तो अगर 10% वोट उनके पास है तो उनको सीटें तो नहीं आ रही, लेकिन वो दूसरे नंबर की पार्टी डिस्टर्ब तो कर रहे हैं। अब अगर 13-14% आ गई तो 10-12 सीटें भी आ सकती हैं। 17-18% आ गई तो सीटें बदल सकती हैं। अब कहीं 20% आ गई तो लड़ाई प्रशांत की जो है ना, वो 10 से ऊपर की है। 10% तो उस आदमी के पास, हाँ 10% तो सिक्योर कर लिया। अब जैसे पलायन की बात है, मैं आपको एक इंटरनल खबर भी बताऊं कि चुनाव आयोग भाई तैयारियों में तो लगा है, चुनाव होने हैं। 22 नवंबर से पहले बिहार की विधानसभा गठित होनी है। छठ और दिवाली का अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है, तो समय बहुत कम बचता है। अभी क्या है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा होनी चाहिए, या दूसरे हफ्ते तक मैक्सिमम जाएंगे, क्योंकि चुनाव तो कराना है उनको। फिर आचार संहिता सब चीजें लगेंगी।
तो अभी हमें लगता है कि ये फीड लिया जा रहा है कि जो लोग दिवाली छठ में बिहारी वापस जाएंगे बिहार, उनका मूड क्या है। आप समझ रही हैं, क्योंकि जो पलायन करके जो लोग गए हैं, जिसकी बात बार बार प्रशांत कर रहे हैं, वो ऐसा वोटर है कि बिहार जाकर अगर वो प्रशांत को वोट दे रहा होगा तो आप आज नोट कर लीजिए श्वेता, सरकार ये चुनाव का पहला दौर भी छठ के बाद कराएगी, एक हफ्ते बाद। क्योंकि फिर वो सोचेगी कि भाई जो लोग गए हैं पलायन कर, जो बिहार से, मूड ना बदल जाए, ना वापस लौट जाएं, कि वापस लौट जाएं, कि अगर हमारे वोटर नहीं है तो, और अगर उनके वोटर हैं तो फिर पहले चुनाव करा लें। अगर वो वोट प्रशांत को पड़ने की संभावना दिखेगी पलायन के मुद्दे पर या बेरोजगारी के मुद्दे पर, तो यकीन मानिए कि पहले दौर का भी चुनाव छठ दिवाली के आसपास नहीं होगा, छठ के बाद होगा। ये बहुत वैलिड पॉइंट आप उठा रहे हैं, मतलब ये सोचने वाली बात है। हाँ। कि ऑफ कोर्स, लेकिन एक जो सवाल बार बार विपक्षी खेमे से भी उठ रहा है वो लगातार यही है कि क्या एक रणनीतिकार एक नेता बन सकता है क्या? मतलब ये सोचने वाली चीज है। बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रही हैं, लेकिन नेता अपराधी बन सकता है, गुंडा क्रिमिनल बन सकता है, ये तो रणनीतिकार है भाई। और देश के सब बड़े नेताओं का रणनीतिकार है, चाहे वो पंजाब रहा हो, चाहे वो बंगाल रहा हो, चाहे वो गुजरात रहा हो या तमिलनाडु रहा हो, पूरे देश में हर हिस्से में जो जिसने रणनीति बनाई हो तो कुछ तो सेंस रहा होगा। तो उसको देखिए, चुनावी रणनीति में मैं पहले प्रशांत का बहुत विरोध करता था। ओके। इसलिए विरोध करता था कि चुनावी रणनीति को लेकर के मेरा स्पष्ट मानना है कि आप जब किसी के प्रति आप चुनावी रणनीति बनाते हैं तो उसकी बुराइयों को दबाते हैं और उसकी अच्छी चीज़ों को उभारते हैं और बताते हैं कि ये बात है। तो दरअसल आप डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप गलत चीज़ को भी अच्छी बताने की कोशिश करते हैं और ये रणनीति का हिस्सा है। तो मैं ये मानता था कि लोकतंत्र के साथ ये छेड़छाड़ हो रही है अगर मैनेजमेंट है तो। फिर हमें लगा कि जब मैं और भी चीज़ें धीरे धीरे समझने लगा तो मुझे लगा कि अगर वो रणनीति का हिस्सा नहीं है तो पहले नेता कोई भी चुनाव लड़ता था वो वोट खरीदता था, अब तो सरकारें खरीदती हैं। तो अब तो डेमोक्रेसी की पूरी परिभाषा ही बदल दी गई है। भाई फ्रीबीज क्या है? हाँ हाँ यही है भाई, डेवलपमेंट करना किसी चीज का, कहीं दबे लोगों को उभारना या जो पिछली धारा के लोग हैं उनको आगे लाना, ये पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन किसी के खाते में पैसा डालना, जैसे अभी नीतीश कुमार जी ने अनाउंस किया कि हजार रुपए सबको मिलेंगे। हाँ। और अभी और अनाउंस करेंगे। आप देखिएगा, आचार संहिता लगने से पहले मैं बता रहा हूं कि बिहार की महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट होने वाला है। नीतीश कुमार का जो कोर वोटर्स हैं वो बिहार की महिलाएं हैं। भाई, उन लड़कियों को जिन्होंने साइकिल दी, उन्होंने पोशाक दी। भाई 2005 में सत्ता में आए ना, तो मान लो कि 5 में जो बच्चियां स्कूल जा रही थी, 7 में, 8 में, 10 में जा रही थी, 15 साल के बाद वो महिला बनी है, उसका पति है, उसके बच्चे हैं। तो अब वो वोटर, उसका नीतीश कुमार का वो वोटर है, उस वोटर के खाते में जैसे ही ये पैसे डालेंगे ना, उस वोटर को हिलाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे नीतीश कुमार, ये एक हमने गलतफहमी पाली है क्या, कि हम सोचते हैं कि महिला वोट बैंक वो शराबबंदी के बाद से नीतीश कुमार के खेमे में मतलब अच्छी तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार का जो परसेंटेज है वोट का वो नीचे गिरा है। 2015 में फिर भी ठीक था और 20 में कम हुआ। तो क्यों कम हुआ आप बताइए? अगर 16 में शराबबंदी हुई तो कम तो नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। देखिए, शराबबंदी तो एक मिथ है, शराबबंदी तो है नहीं ना भाई। शराब से जितने खुलेआम शराब बिहार में बिकते हैं उतना तो दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं बिकता होगा, घर में पहुंचता है। तो शराबबंदी तो मिथ है, और शराबबंदी को लेकर मैंने अलग से किताब लिखी है, श्वेता झूम। ओके। हाँ, शराबबंदी को मिथ ही बताया है मैंने उसमें। क्यों मिथ है कि आपको मैं बताऊं, जब 2005 में सत्ता में आते हैं नीतीश कुमार, 2010 तक उनका शासन कार्यकाल बहुत स्वर्णिम काल है। 2010 में उन्होंने पूरे बिहार में शराब की दुकानें खुलवाई, हर चौक चौराहे पर उन्होंने लाइसेंस दिया। तो बेरोजगारों ने, जो युवा
12वीं पास है, ग्रेजुएशन कर चुका है, मास्टर्स कर चुका है, उसको रोजगार नहीं है, उसने अपने गांव में अपने आसपास दुकानें खोल ली शराब की। वो पीता हो नहीं, मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो शराब नहीं पीते, हाथ नहीं लगाते, उन्होंने दुकानें खोल ली, भाई व्यवसाय है। अचानक से आपको एक दिन इल्हाम होता है कि हमको तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप 2015 के चुनाव से पहले घूम रहे हैं तो मालूम होता है कि महिलाएं विरोध कर रही हैं, तो आपको लगता है कि नहीं ये तो बंद हो जाना चाहिए। 2016 में अचानक एक दिन आपने बंद कर दिया, कोई पॉलिसी नहीं है। जब नीतीश कुमार ने शराब की दुकानें खुलवानी शुरू की, डेटा याद रखिएगा, आप दर्शक इस डेटा को याद रखें, 500 करोड़ रुपए सालाना का रेवेन्यू था सरकारी। 500 करोड़। जब उन्होंने शराब की दुकानें खोल दी पूरे प्रदेश में तो वो बढ़कर हो गया 4000 करोड़। ओके। तो 4000 करोड़ का जो राजस्व आता था वो बंद कर दिया। वो तो लॉस है, वो लॉस कर दिया। कोई बात नहीं, वो कहते थे कि इस लॉस को हम कहीं और से भरपाई करेंगे। बहुत अच्छी बात। आज की तारीख में सालाना कारोबार शराब का अवैध तरीके से 50,000 करोड़ का है बिहार में, और वो 50,000 करोड़ में से 50 रुपए राजस्व के नहीं आते। ये परिस्थिति है, तो ये मिथ है ना, शराबबंदी है कहां? अगर वो 50,000 करोड़ रुपए के शराब का जो कारोबार आज है, अगर वो सरकारी तौर पे होता तो उस तरीके से महंगे अगर नहीं बिकता तो ये कारोबार जो 4,000 करोड़ का तो 20,000 करोड़ का पहुंचा होता। तो रही हैं, डबल रेट पे बिक रहे हैं, बॉर्डर एरियाज में बिक रहे हैं, शराब तो बिक ही रही है। और मैं ये भी बात भी नहीं समझता, मैंने तो एक किसी ऐसे ही चर्चा में कहा था कि इस देश के राष्ट्रपति को सोचना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति गोपालगंज में शराब पी करके अपराधी है, गोरखपुर में अपराधी नहीं है, भाई सीमा पार कर गया। लेकिन तो मैं प्रशांत किशोर का ही एक बयान कहीं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि भाई ये महिला, अगर नीतीश जी का इरादा शराबबंदी करके महिला सशक्तिकरण करना था तो क्या सिर्फ बिहार की ही महिलाओं को हम क्यों सशक्तिकरण दें? यूपी को भी दीजिए, कर्नाटक को भी दीजिए, बंगाल को भी दीजिए। हाँ भाई देखिए, मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं गाँव में जाता हूँ श्वेता, गाँव में भी देख रहा हूँ। हाँ, फर्क क्या पड़ा है मैं बताता हूँ। शराब पी करके जो नागिन डांस होता था ना शादियों में, वो कम हो गया है, क्योंकि ओपनली आप नहीं कर सकते। शराब पीकर सड़क पर हंगामा कम हो गया है, लेकिन शराब पी करके घर में पत्नियों को पीटने के व्यवसाय में कमी बहुत नहीं आई है। ये फर्क पड़ा था शुरू में थोड़ी सख्ती ज्यादा थी, नियम। अच्छा, दूसरा क्या है, उसका जो ड्रॉबैक है, मैं ये बार बार कहता हूं, आपके पास ट्रेंड पुलिस फोर्स नहीं थी, आपके पास अलग से कोई पुलिस फोर्स नहीं थी। जो पुलिस मौजूदा आपके पास थी, आपने उसी को शराबबंदी के कार्यक्रम में लगा दिया। अब उसको शराबबंदी के कार्यक्रम में अवैध तरीके से पैसे कमाने के तरीके मिल गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब आपको शराब के पैसे मिल रहे हैं तो दूसरे अपराधों पर उसकी नजर नहीं गई। भाई, जिस जंगल राज की बात हम लालू यादव के शासन की करते हैं, लगभग उतनी ही हत्याएं महीने में नीतीश कुमार के शासन में भी अब हो रही हैं। गोपाल खेम का बहुत बड़ा उदाहरण है, उसके बाद भी तमाम वो और हैं। तो अगर वो हत्याएं उतनी ही हो रही, हाँ, क्या नहीं हो रहा है भाई, जंगल राज में जो अपहरण उद्योग था वो नहीं हो रहा। आप 7 बजे 6 बजे दुकान अब बंद नहीं होते। हाँ। ये सब बहुत बड़ा फर्क है, ये बदलाव है, लेकिन हत्याओं पर रोक नहीं लगी है। यानी कि पुलिस अगर चाहे तो जब बाकी अपराध पे आप रोक लगा सकते हैं, हत्याएं भी रुक सकती हैं, लेकिन वो क्यों नहीं रुक रही? क्योंकि आपका ध्यान उधर नहीं है। आपका ध्यान क्या है कि इस जीप में जो शराब जा रही है इसको कैसे पकड़ लें। क्यों? आपको रिवॉर्ड मिलेगा, शराब की बोतलें भी मिलेंगी और उसके पैसे भी मिलेंगे। तो आपका सारा ध्यान उधर चला गया। तो वही पुलिस, या तो आपने एक अलग से टास्क फोर्स बना देते, अलग से एक बहाली कर देते, शराबबंदी टास्क। भाई जीएसटी की पुलिस अलग है ना, सबके एक्साइज की पुलिस अलग होती है ना, तो जो सब कुछ अलग है तो उसका भी अलग से बना लेते आप। लोगों को रोजगार भी मिलता, वो अपना काम भी करते, उनको राइट्स जो देना होता आप देते, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तहत वो भी आ जाता। लेकिन आपने वैसा नहीं किया, उसी पुलिस फोर्स को काम दे दिया अतिरिक्त, जिसके लिए वो अपना ध्यान उधर लगा रहा है। तो शराबबंदी तो मिथ है बिहार में, इसको तो हमको लगता है कि कोई भी सरकार है इसको बंद कर देना चाहिए। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं सबसे पहला फैसला यही करेंगे। बहुत अच्छा कह रहे हैं। मैं तो, लोग कहते हैं कि आप क्यों, मैंने कहा कि मैं तो पूरी किताब लिख दी है, 200 पन्ने की किताब है, वो पढ़ लीजिए, डेटा दिया है मैंने। श्वेता, आप तो पाब्लो एस्कोबार को जानती हैं, नाम सुना है, पढ़ा है उसके बारे में हम सब लोगों ने। बिहार में 1 दर्जन पाब्लो एस्कोबार होंगे। जितने पैसे से उसने कार्टेल खड़ा किया ना, वैसे कार्टेल यहाँ पे खड़े हो चुके होंगे बिहार में, क्योंकि लोगों को पैसे अथाह मिल रहे हैं ना। ये बताइए, आप बिहार जाती हैं, बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले
10 सालों में। भाई 16 में उन्होंने बंद किया, 16 के बाद 25, लगभग 9 साल हो गए। इस 9 साल में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं हर गली में। मैं क्यों झूम लिखा मैंने, इसलिए कि जब मैं गया बिहार ना, मैं जाता था तो मैं देखता था कि अरे इस चौराहे पे एक नई दुकान खुल गई, एक शोरूम खुल गया, एक मोटरसाइकिल के शोरूम खुल गए, गाड़ियाँ इतनी आ रही हैं, ब्रांडेड कपड़े लोग पहन रहे हैं। रोजगार है नहीं आपके पास, व्यवसाय है नहीं आपके पास, फिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है? तो ये सवाल मेरे मन में जब उठा तो मैंने जब इसकी तहकीकात की तो मालूम हुआ कि ये जो डेवलपमेंट दिख रहा है इसका 60% से ज़्यादा डेवलपमेंट का कारण शराबबंदी के अवैध पैसे हैं। मतलब कि जो राजस्व आना चाहिए था उसका नुकसान नहीं। हाँ, वो उस ब्लैक मनी में नुकसान नहीं है। हाँ, ब्लैक मनी में नुकसान नहीं है। हाँ, ब्लैक मनी में नुकसान नहीं है। बिहार में ब्लैक मनी, लेकिन वो जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है, प्रॉपर डेवलपमेंट में नहीं जा रहा ना, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, आते हैं, अभी आपने कहा कि प्रशांत किशोर के जो चांसेस हैं, ठीक है, सरकार बनाने ना बनाने की क्षमता अभी नहीं आप अंदाजा लगा सकते, लेकिन इन दोनों गठबंधन जो है, एक तो आरजेडी के साथ और एक जो एनडीए का गठबंधन है, इनकी पोजीशनिंग क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि नीतीश कुमार को कहते हैं कि थोड़ा अविश्वास तो उनका साथ नहीं दे रहा है, क्या पोजीशन लग रहा है दोनों? देखिए, स्वास्थ्य साथ तो नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य तो खराब है, और खराब है उनका इलाज भी चल रहा है, विदेश में इलाज चल रहा है, तो वो तो सत्य है, इसमें तो कहीं भी उनको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा एनडीए के पास अभी नहीं है। किस चेहरे पे लड़ेंगे चुनाव? क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले शासन में जो काम किया, या नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट के जो काम किए, नीतीश कुमार, देखिए, नीतीश कुमार पर एक आरोप आप नहीं लगा सकते, वो ये है कि भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। हालांकि पूरी कवायद ये हुई कि नीतीश कुमार पे वंशवाद के आरोप लगे, उनके बेटे को जब बीच में आगे करने की ब्यूरोक्रेसी ने कोशिश की, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स स्टेट चला रहे हैं आज की तारीख में, उसको भी नीतीश कुमार ने जब वो मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार जितनी ही देर होश में होते हैं ना, सब नेताओं पे भारी हैं बिहार में। जितनी देर वो स्वस्थ रहते होंगे उतनी देर में, जब तक उनका दिमाग सही काम करता है, वो किसी से 20 ही हैं, क्योंकि उस आदमी ने ज़मीन से उठ कर के वहाँ तक का सफ़र तय किया है। बिहार के विकास के लिए एक दौर में उस आदमी ने सारी कुर्बानियाँ दी हैं, परिवार को पीछे छोड़कर उस आदमी ने मेहनत की है, इसमें तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने सारे जोड़ तोड़ किए, तो वो वहां से समस्या आनी शुरू होती है। तो एनडीए के पास नीतीश कुमार से बड़ा, आरजेडी के पास चले जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, तो अभी क्या है कि सत्ता, भाई कई मेरे मित्र लोग हैं जो प्रवक्ता हैं हर अलग पार्टियों के, तो उनसे जब चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि तुम ऐसे बोलते हो। मैंने कहा देखो, मैं प्रवक्ताओं से बात इसलिए नहीं करता कि आज तुम इस पार्टी में हो, कल दूसरी पार्टी में चले जाओगे, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, मेरे विचार तो वही हैं, तो मैं अपने विचार से तुम्हारे विचार की तुलना करके परेशानी क्यों करूं? हाँ, तुम कसम खा के बोलो कि तुम इसी पार्टी में हमेशा रहोगे, तब तुमसे मैं आर्गूमेंट करूं। जो लीडर्स किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो बीजेपी के हों या जेडीयू के हों या आरजेडी के हों, किसी भी दल के जो कोर लीडर्स हैं, अब आप ये उम्मीद तो नहीं कर सकते ना कि मोदी जी किसी पार्टी में चले जाएंगे, राहुल गांधी किसी पार्टी में चले जाएंगे, चिराग पासवान किसी पार्टी में चले जाएंगे, ये उम्मीद अभी नहीं कर सकते, सोच सकते। तो ये अगर होने लगे तब तो कोई बात ही नहीं। तो इनसे किसी बात पर उनकी पार्टी के व्यूज़ के साथ बातचीत की जा सकती है, लेकिन उन प्रवक्ताओं से क्या बात की जाए? तो परिस्थितियां वही आती है कि सोचते वो कुछ हैं वहाँ के लीडर्स। तो नीतीश कुमार के अलावा अभी कोई चेहरा एनडीए के पास नहीं है, और जो चेहरे बीजेपी ने थोड़े बहुत आगे किए, उन सब चेहरों की कलई खोलनी शुरू कर दी प्रशांत ने। अब इस वक्त पर ये कहने से काम नहीं चलेगा कि अरे प्रशांत तो अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे, ये कहने से काम नहीं चलेगा। आपको उन आरोपों का जवाब तो देना होगा, आप दीजिए, आप कह दीजिए ना कि ये आरोप झूठे हैं, तथ्यों के साथ, वो तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, आप भी तथ्यों के साथ बात कर दीजिए। मैं तो ये भी नहीं कहता कि मानहानि का मुकदमा करिए, अरे सीधे मुकदमा कर दीजिए। किया ना 100 करोड़ का किया। हाँ, आप सीधा करिए, आप तो उन पे लगाइए कि भाई आप जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो भाई लड़ाई लड़ेंगे वो लोग, जनता तय करेगी। लेकिन अगर आप नहीं जवाब देंगे,
तो आप अच्छा, बीजेपी ने क्या किया? बिहार में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको चेहरा बनाया हो। तो बीजेपी की मजबूरी है नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है। नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप देखिए ना श्वेता, 2005 से 2010 के बीच जो स्पीडी ट्रायल करा करके अपराधियों को उन्होंने अंदर भेजा, उसका नतीजा ये हुआ कि जो घर पटना में 5 लाख रुपए में कोई खरीदता नहीं था, वो 25 लाख रुपए में बिकने लगा। लेकिन आप मुझे अभी बताइए ये बात कि आप कह रहे हैं ठीक है नीतीश कुमार ने काम किया, रोड सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सुधारने के अलावा आप और एक सुकून, जो पहले लोग डरते थे, भय का फैक्टर जो है वो थोड़ा कम हुआ। शिक्षा का स्तर, पलायन का स्तर, बेरोजगारी का स्तर खराब। अरे जनता ने उनको 20 साल का समय दे दिया, अब कितना समय कोई देगा? एकदम सही बात कह रही हैं आप। मैं तो इसी पे आने वाला था कि नीतीश कुमार को जो 20 साल मिला, गांधी मैदान में मैंने यही तो लिखा है। हालांकि वो 5 साल पहले की किताब है, तो मैंने उनमें यही लिखा कि 15-15 साल दोनों लोगों ने बांट लिए, दोनों भाइयों ने, और बिहार को लूट लिया। भाई, शिक्षा मित्र की जगह शिक्षा शत्रु बहाल किया उन्होंने, एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया। हम सब लोग तो बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़ के आए ना, और जहाँ भी देश में दुनिया में जहाँ भी पहुँचे, बुनियाद तो वहीं से शुरू होती है। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ा करके किसी को आप आगे बढ़ा के दिखा दीजिए, इक्का दुक्का अपवाद को छोड़ देते हैं। तो शिक्षा का स्तर आपने खराब किया। पलायन अगर लालू यादव के शासन में हुआ जंगल राज की वजह से, आपने कौन सा रोक लिया? शिक्षा प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, उच्च शिक्षा हो, कहीं बेहतर नहीं हुआ, और अब तो अपराध भी नहीं रुक रहा। मेरे पास एक डेटा था कि 3,20,000 करोड़ का अपना बजट है बिहार का, और जो अनयूटिलाइज्ड है 61,000 करोड़। ओके, मतलब आप अनयूटिलाइज्ड पैसा, और आप कहते हैं पैसा नहीं है। तो क्या ये इच्छा शक्ति की कमी रह गई सरकार में? कहाँ कमी रह गई? उसी को इच्छा शक्ति की कमी कह सकते हैं ना। आप जो बता रही हैं, अभी आप देखिए ये लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज सही जगह पे नहीं करने की बजाय फ्रीबीज पे आ जाएंगे। अब ये कहेंगे कि भाई इन्होंने क्या किया, 125 यूनिट बिजली फ्री है, तो भाई पैसा तो लगेगा ना। आने वाले दिनों में जब पैसा आप महिलाओं के खाते में डालेंगे तो पैसा तो लगेगा ना। तो बजाय इसके क्या विकास के काम करते, रोजगार देते उनको। अच्छा, उसी बिहार में फैक्ट्रियां थी ना श्वेता, उसी बिहार में डालमिया नगर था ना, उसी बिहार में, चलो बिहार उस समय अखंड था तो टाटा भी उसी बिहार का था ना। उस समय टॉफ़ी की सबसे बड़ी फैक्ट्री देश की मॉर्टन बिहार में ही तो थी। तो जब सब कुछ था बिहार में, तो उसको धीरे धीरे शासन में जो भी लोग आए पिछले 30-35 सालों में, उन्होंने ख़राब किया। और ख़राब करने के बाद नतीजा क्या पहुंचा कि अब आप बदलाव की बात कर रहे हैं तो आपको बच नहीं रहा है। क्योंकि सरकारें तो 30 सालों 35 सालों में, अच्छा एक और बात, ये लोग कहते हैं कि पिछड़ों की सरकारें हैं, पिछड़ों का उत्थान ज़रूरी है। भाई 35 साल से तो लगातार पिछड़े सरकार में हैं, और उसके बावजूद आप देखिए कि वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो हैं मुस्लिम समुदाय से, दलित समुदाय से, 12वीं भी पास नहीं कर पाते। तो ये स्थिति है, बहुत ख़राब है बिहार की स्थिति में। तो जब प्रशांत बात करते हैं ना, तो मैं तो ये भी कहता हूँ लोगों को कि बीइंग अ बिहारी कहता हूँ कि मान लो कि ये केजरीवाल हो जाएंगे, मान लो ये भ्रष्ट हो जाएंगे। हालांकि केजरीवाल में और प्रशांत में एक बुनियादी फ़र्क है। केजरीवाल आंदोलन के नेता हैं और प्रशांत जन चेतना के लीडर हैं। वो जगा रहे हैं लोगों को, इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया है, वो आंदोलन से आए नेता हैं। और आंदोलन की, लोकतंत्र में आंदोलन की सबसे बड़ी खामी ये है कि आंदोलन से जो नेता सत्ता में आता है वो सबसे भ्रष्ट साबित होता है, चाहे वो जेपी के आंदोलन से रहा हो, चाहे वो अन्ना के आंदोलन से रहा हो। तो आंदोलन से जो नेता आता है, जो सत्ता में आता है, वो सबसे भ्रष्ट। क्योंकि लोहिया कहते थे, श्वेता, लोहिया कहते थे कि जो व्यक्ति किसी भी नेता का गुणगान करता है या नेता के पक्ष में नारे लगाता है मंच पर खड़े होकर, तो उसके मन में ये इच्छा बलवती होती है कि मेरे लिए भी ऐसे नारे लगेंगे। तो करप्शन उसके दिमाग में वहीं से आ जाता है। और ये कौन, लोहिया जैसा व्यक्ति कह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बिहार में आज की तारीख में सच पूछिए तो यूथ की तरफ लोगों को जाना चाहिए।
भाई यूथ लीडर में आपको तय करना है कि यूथ लीडर आपका कौन बेहतर है। भाई प्रशांत हैं, चिराग हैं, तेजस्वी हैं या कोई और है, ये तो यूथ को तय करना पड़ेगा भविष्य। और हम ये सोचेंगे ना कि मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है, वो ठीक नहीं है। आप ये सोचिए आपके बच्चे के लिए क्या तो फ़ायदेमंद है। मौजूदा समय में हम देखें तो जनता ने तो मौका दे दिया, 15 साल दे दिया, 20 साल दे दिया, 35 साल तो मौका दे दिया। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इसको एक अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं कि अब तो जनता का दिल तो टूट ही चुका है, ट्राई कर चुके हैं। और करना चाहिए भाई। अगर ये मान लें, ये भी मान लें, मतलब मैं स्पष्ट कहता हूं कि अगर ये भी मान लें कि आदमी भ्रष्ट निकल जाएगा तो 5 साल बाद बदल देना यार, यही तो हो सकता है ना भाई। यही बात हम लोग अरविंद केजरीवाल के लिए भी कहते थे भाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में तो चुनाव से पहले ही पता चल गया। मैंने तो 2013 के चुनाव से पहले ही बता दिया कि ये भ्रष्ट है, इन भ्रष्ट की टीम है, ये करप्ट है, ये दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हैं। इनके बारे में भी कुछ ऐसी कहानी होगी तो कोई और बता देगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी नए व्यक्ति को मौका देने से गुरेज नहीं करना चाहिए। राजनीति में अगर आप तवे पे रोटियां पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी। और तेजस्वी यादव का क्या पोजीशन कहाँ देख रहे हैं आप? क्या कहता है पॉलिटिकल क्लाइमेट अभी? देखिए, तेजस्वी के बारे में मैं एक बात कहता हूं कि सारे नेता पुत्रों को ना एक लेगेसी मिलती है कि भाई ये नेता के पुत्र हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, जो भी हैं। तेजस्वी को एंटी लेगेसी मिली है। ये लालू यादव के पुत्र हैं, जंगल राज वाले नेता के पुत्र हैं, चारा चोर के पुत्र हैं, ये बातें होती हैं। तो उस एंटी लेगेसी के बाद भी अपनी पोजीशनिंग बना लेना ये बड़ी कुवत की बात है, ये आसान चीज़ नहीं है। ठीक है कि तेजस्वी यादव को मौका सिर्फ इसलिए मिला कि वो लालू यादव के पुत्र हैं, नहीं तो उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोगों के, लेकिन उनको मौका मिला। लेकिन वहीं तेज प्रताप भी तो उनके पुत्र हैं, उनको नहीं मिला ना वो मौका। तो सिर्फ लालू यादव के पुत्र होने से मौका मिलता तो दोनों को समान मिलता। तो कुछ तो तेजस्वी में अलग रहा होगा या तेजस्वी ने कुछ अलग तरीके से मेहनत की होगी, तो एंटी लेगेसी के साथ भी वहां तक वो पहुंचे हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं रखना चाहिए। अब बात आती है कि क्या लालू यादव की आरजेडी से तेजस्वी की पार्टी को अलग क्यों नहीं रखा जाए। जैसे लोग कहते हैं कि भाई लालू यादव के समय अपराध हुआ तो तेजस्वी पर उसका आरोप क्यों जाएगा। मैं उसमें कहता हूं हाँ, आरोप नहीं जाएगा। कब? जब आप उन सारे अपराधियों को जो लालू यादव के शासन में उस पार्टी के सदस्य थे, नेता थे, उनके जो लोग थे, वो अब आपकी पार्टी में नहीं हो, अलग कर लें। अलग कर लेना। भाई राजबल्लभ यादव को हटाइए, आप अरुण यादव को हटाइए, आप रजनीलाल यादव को हटाइए। आप जो भी अपराधी लोग हैं, जिन अपराधियों ने लालू यादव के शासन में पूरा गुंडाराज का जो चरम किया, नंगा नाच जिसको कहते हैं, वो किया हो, उन सब लोगों को अगर आप पार्टी में ढो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी नहीं बदली है, चेहरा बदला है, पिता की जगह पुत्र आए, बस। लेकिन अभी जिस तरह के पारिवारिक माहौल से वो गुजर रहे हैं, मतलब हर तरफ से घिरे हुए हैं, तेज प्रताप हो, रोहिणी आचार्य हो, और पीछे तो मीसा भारती ने भी अपने भाई के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो आप देखिए कि आज ही रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट और भी आया है कि कोई साबित कर दे कि हाँ, मैंने किडनी नहीं दिया अपने पिताजी को तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, ये छोड़ दूंगी, वो छोड़ दूंगी। सो घमासान है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि घमासान है। इसका नुकसान कितना होने वाला है तेजस्वी को? देखिए, नुकसान तो होगा, लेकिन नुकसान किस वोटर का होगा? मैं फिर कह रहा हूं, यादव समुदाय का वोटर लालू यादव का क्रिएट किया वोटर है। वो 2025 के चुनाव में तेजस्वी के साथ है, वो कहीं नहीं छिटकने वाला, वो नहीं छिटक रहा। हाँ, अगर इस बार तेजस्वी की स्थिति खराब होती है कई दूसरे कारणों से, 2030 के चुनाव में हो सकता है या इसके बाद के चुनाव में हो सकता है कि उसमें से भी कुछ वोटर्स खिसक जाएं। लेकिन अभी तक वो लालू यादव का वोटर है जो लालू यादव के पुत्र को वोट दे रहा है। 2030 तक लालू यादव की परिस्थिति अलग होगी। बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, क्या होगी नहीं मालूम, ईश्वर करे उनको लंबी उम्र मिले। बावजूद इसके 2030 में चुनाव के समीकरण अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? क्योंकि तब लालू यादव की पार्टी नहीं होगी, तब वो पूरी तरीके से तेजस्वी की पार्टी होगी। और तब ये जो विरोध है, इस विरोध का असल प्रभाव 2030 में दिखेगा।
अभी तो लग रहा है कि सत्ता की खींचतान है, परिवार में होता है, लड़ाई होती है, भाई सबको तो सत्ता नहीं दे सकते। लेकिन उस परिवार पर अगर हम गौर फरमाएं तो मतलब तेजस्वी के अलावा कोई सीएम जैसा कोई फेस है भी तो नहीं। बिल्कुल नहीं है भी तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो भाई आप उस परिस्थिति में आप ये देखिए कि अच्छा, हर किसी को आप सीएम फेस बना भी तो नहीं सकते भाई। आप तेज प्रताप को या रोहिणी को या मीसा को, भाई किसी एक ही को बनाएंगे ना। आपको उसमें से देखिए बेस्ट इन द वर्स्ट चुनना है। तो जो भी जनाधार मिल रहा है वो भी डूब जाएगा ना भाई। आपको बेस्ट इन द वर्स्ट चुनना है कि भाई उस पूरे खराब लोगों में से कौन सबसे अच्छा है, उसमें से एक चुन लेना है आपको। तो आपको जो सबसे बेस्ट मिल रहा है आप चुन के उसके आगे बढ़ेंगे। उसके साथ आप सोचेंगे कि हम हर किसी को बढ़ा दें, तो असर तो होगा लेकिन बहुत माइनर असर होगा। क्योंकि वो जो समुदाय है, कहाँ असर कहाँ होगा, जो फ्लोटिंग वोटर्स जो तेजस्वी के पास आते थे या दूसरे समुदाय के जो वोटर्स तेजस्वी के पास आते थे अलग अलग कारणों से, वो वोटर्स हो सकता है कि इस बार आपसी लड़ाई को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पार्टियों, अलग अलग नेताओं के साथ जाएं। लेकिन उनका कोर वोटर तो नहीं हिल रहा। मैं सोच रही थी कि जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो वहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हैं, हाँ। लेकिन जब बिहार जाते हैं या अमित शाह जब जाते हैं तो घुसपैठिए की बात करते हैं। तो क्या कहीं बिहार ट्रेन देते हैं बिहार से ट्रेन मिलती हैं, क्योंकि छठ नहीं, मजदूर बाहर सप्लाई करना है। मैं थोड़ा और कड़ा और स्पष्ट बोल रहा हूँ कि भाई आप, मेरा ये कहना है कि उन्होंने घोषणा की क्या 12,000 या 10,000 क्या ट्रेनें, हालांकि वो मिस स्पेल था, मिस प्रोनाउंस था, उतने फेरे की बात हो रही होगी, कितने ट्रिप्स लगेंगे ट्रेन। क्यों लगेंगे भाई? छठ में बिहार आने जाने के लिए या बिहार से बाहर जाने के लिए इतने ट्रेन की जरूरत क्यों है? हम देश भर के मजदूर के सप्लायर हैं। हाँ, क्या हमने मजदूरों की फैक्ट्री बना रखी है कि आप मधुबनी से एक ट्रेन देंगे, मोतिहारी से एक ट्रेन देंगे, झंझारपुर से ट्रेन देंगे, कटिहार से देंगे, हर जगह से ट्रेन लेके जाएंगे। कहाँ? तमिलनाडु, बेंगलोर, अहमदाबाद, सूरत, पंजाब। क्यों भाई? मजदूर ढोने हैं आपको? हमको ट्रेन चाहिए अपनी यातायात के लिए ना, वो काफ़ी है। लेकिन आपको तो मजदूर ढोने हैं, आपको तो पलायन पे काम नहीं करना है। और हमें लगता है कि पिछले 3 दशक से ज़्यादा समय में जो भी सरकारें रही हैं, केंद्र में भी या राज्य में भी, इन सरकारों ने बिहार से पलायन को रोकने की कोई कवायद नहीं की है। इवन राज्य सरकार ने भी नहीं, राज्य सरकार भी नहीं की, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जाने दो, रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं, इनको जाने दो। हमारे पास तो रोजगार नहीं है, ये हमारे सर पे बैठेंगे, इसलिए इनको जाने दो। आपके पास पॉलिसी नहीं है, इनको जाने दो। दूसरे राज्यों की सरकारों को मुफ्त में चीज़ें मिल रही हैं, कम पैसे में मिल रही हैं। केंद्र सरकारें देख रही हैं कि अगर बिहार का मजदूर अगर पंजाब नहीं जाएगा तो उनकी किसानी खत्म हो जा रही, अगर बिहार का मजदूर सूरत नहीं जा रहा तो उनके कपड़ा के उद्योग कम हो जा रहे, बिहार का मजदूर अगर तमिलनाडु नहीं जा रहा तो उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जा रही। क्यों भाई? बंद हो जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको गाली और यही तो सुनने को मिलता है। तो ये चीजें कैसे बदलेंगी? ये तब बदलेंगी जब आप रोजगार के साधन बिहार में पैदा करेंगे। और वो कब पैदा करेंगे? जब आपके पास कोई विजन होगा। मतलब इन लोगों ने बैठ के कभी कोई ये लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग ही नहीं की कि मुझे लगता है ना तो केंद्र स्तर पे ना बिहार राज्य स्तर पे कोई प्लानिंग, कोई विजन, सब कुछ मिसिंग है ना भाई। आप देखिए वही बातें कर रहे हैं ना जा करके आप, क्योंकि मालूम है भाई, मैंने जो शुरू में कहा श्वेता आपको कि बिहार के लोगों के साथ एक सबसे बड़ी त्रासदी है कि हमको अपनी जाति का अपराधी भी अच्छा लगता है। जिस दिन ये कॉन्सेप्ट आप निकाल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेता एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना। मैं पिछले कुछ सालों से इंग्लैंड में रह रहा हूँ, तो अब वहाँ की एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने के रेस में थे तो मैंने आउटलुक में कवर स्टोरी लिखी, और मैं पहला व्यक्ति था श्वेता जिसने उनके बनने से 6 महीने पहले लिख दिया कि ब्रिटेन को मिलेगा हिंदू प्रधानमंत्री। चूँकि मैं वहाँ देख रहा था कि ये माहौल बन रहा है इसके फेवर में। तो वहाँ जो सबसे बड़े अखबारों में से एक अखबार है टेलीग्राफ, गार्डियन, इन अखबारों ने वहाँ एक रिपोर्ट की कि जो उसकी शिक्षा भी था ऋषि सुनक के, कि ऋषि सुनक ऑक्सफर्ड से पढ़ते हैं, ऑक्सफर्ड के बाद वो मास्टर्स के लिए स्टैनफोर्ड जाते हैं, जहाँ उनकी
अपनी पत्नी से मुलाकात होती है, भावी पत्नी से, अक्षता से, तो वो रूट बताता है, वो आर्टिकल रूट बता रहा था कि आप ऑक्सफोर्ड से पढ़िए, स्टैनफोर्ड जाइए और स्टैनफोर्ड से वापस इन्वेस्टमेंट बैंकर होकर के इंग्लैंड वापस आइए। दिस इज द सेफेस्ट रूट टू बिकम अ पॉलिटिशियन इन यूके। आप समझ रहे हैं? तो वो क्या मतलब इतनी मेहनत कर, अच्छा अब क्या है, वो प्रधानमंत्री रहे और अब फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए। जब उनकी सत्ता चली गई वो फिर उन्होंने बैंक ज्वाइन कर, हाँ, बैक टू नॉर्मल। बैक टू नॉर्मल। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सेफेस्ट रूट क्या है, आपने 4 मर्डर किए हो, 4 लोगों को डराया धमकाया हो, पुलिस वालों को गाली दी हो और एक दबंग की छवि हो, सबसे सेफेस्ट रूट है। आपको वोट कल से मिलने शुरू हो जाएंगे। आप कितना पढ़े लिखे हैं, इस पे बिहार की जनता वोट ही नहीं कर रही। कब तक नहीं करेगी? ये जिस दिन समझ में आ जाएगा कि हमको इस पे वोट करना है, चाहे वो देखिए आप तेजस्वी को करें या नीतीश कुमार को करें, चिराग को करें या प्रशांत को करें, लेकिन आपको ये चुनना होगा कि हमारे लिए कौन सा लीडर बेहतर है। भाई अपराधी क्यों अच्छा है आपके लिए, दबंग आदमी क्यों अच्छा है आपके लिए? जो वोटर है वहां के, वो किसी दबंग व्यक्ति को वोट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी कैंडिडेट हो, वो एक मोदी लहर चली, उस लहर में वोट कर रहे हैं, या जिसकी भी लहर चल रही हो, या हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा हो कि चलो हम मतलब इसी पार्टी को तब वोट करेंगे। नहीं तो मुझे हाँ ठीक है, ये एक कमोबेश ये लाइन है, लेकिन आप देखिए ना, एक ही बार का ऐसा चुनाव हुआ जहां बिहार ने अपराधियों को धूल चटाई। एक लोकसभा चुनाव 2019 का, जिसमें सारे अपराधी हरा दिए, लेकिन फिर उसके बाद फिर लोग जीतने लगे। क्यों जीत रहे हैं भाई? आप अपने बीच से एक बढ़िया नेता क्यों नहीं चुन सकते? आप विकास की बात करते, आपको चाहिए ना। बात देखिए, जनता तो ठीक है, गलती हो सकती है, लेकिन पार्टी, जब सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगे हुए हैं, हाँ, क्या मतलब, मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगी। देखिए जो सम्राट जिस तरीके से सफाई दे रहे हैं, या सम्राट के मामले जो है, जो आरोप प्रशांत ने लगाए हैं, उसमें सम्राट को स्पष्ट तौर पे बताना चाहिए। उनका ये कहना है, सम्राट की तरफ से जो टेक आया, जो मैंने सुना, वो टेक ये है कि कुछ घटनाएं घटी थी जिसमें लालू यादव की सरकार ने हमारे पूरे परिवार समेत 20-22 लोगों को जेल भेजा था और वो सब लोग उस मामले में बरी हो गए। ठीक है। प्रशांत एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि ये नाम कुछ और था, किसी और नाम से उन्होंने ये कर्म किए और उसके बाद फिर नाम बदल लिया। ये आरोप प्रशांत का है। तो मोर और लेस 2 अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये बातें स्पष्ट तौर पर बतानी चाहिए सम्राट चौधरी को। दूसरा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, प्रवक्ताओं की बातें श्वेता, उसमें एक चीज़ समझना चाहिए बड़े लीडरों को, हर पार्टी के, कि आपका जो बड़ा नेता होगा, कोई भी आदमी, छोटे भैया तो चल सकते हैं, जिसको आप चेहरा बनाते हैं, कम से कम वो आपकी विचारधारा का तो हो। कल को कोई पुरानी उसकी कहानी ऐसी निकल के नहीं आ जाए कि आप ही को दिन भर गाली देता रहा हो। इतनी कवायद, जब भाई आप देखिए ना, दुनिया के किसी हिस्से में ये नहीं होता है, दुनिया के किसी हिस्से में, अरे पाकिस्तान में नहीं होता है भाई। वो जिस पार्टी में बैठा है ना, अगर उसने इमरान खान को गाली दी है तो उसके वीडियो नहीं निकलेंगे इमरान खान की तारीफ कर रहा है, मुझे जहां तक मुझे जानकारी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि वो किसी भी पार्टी का नेता, भाई सम्राट चौधरी कौन है? सम्राट चौधरी आरजेडी के लीडर है ना। हाँ, तो वहां से उठा करके आप किसी व्यक्ति को प्रदेश का इतना बड़ा पद दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? आपने ठोक बजा के रख, सिर्फ इसलिए कि, फिर मैं कहता हूं, फिर जातिगत वोट बैंक कहने को तो आप कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, हम जातिगत समीकरण तोड़ने आए हैं, लेकिन आपको लगा कि भाई ये इस समुदाय का वोट बैंक इनके आने से आ सकता है, तो आप काट के तौर पे ले आते हैं। और हमारे यहाँ तो समस्या क्या है बिहार में भाई, सालों तक, जब तक सत्ता में नहीं रहे दोनों साथ, पगड़ी बांधकर सम्राट चौधरी तो यही कहते रहे ना कि ये पगड़ी तभी खुलेगी जब मैं नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दूंगा। मुरेठा।
हाँ? और मुरैठा खुला कैसे? कुर्सी पे बिठा के। तो भाई ये राजनीति, ये तो बिहार की जनता को समझना होगा कि भाई इस राजनीति का क्या दुष्परिणाम हो रहा है, हमको कैसे लोग चाहिए, हमारे विकास के लिए बात कौन करेगा, वो देखिए और नए लोगों को चुनिए। चिराग पासवान की पोजीशन क्या है, कहाँ देखते हैं? मतलब केंद्र में है, लेकिन कितने बड़े फैक्टर होंगे चिराग पासवान? देखिए, चिराग पिछले चुनाव में भी फैक्टर थे। 6.5% वोट लेकर के उन्होंने जेडीयू का जो नाश किया, उनमें सबसे बड़ी भूमिका थी। और जेडीयू इस बार चुप होकर के भी चिराग पासवान को एक्सेप्ट कर रही है, उसी डर से कि एक तरफ तो प्रशांत किशोर वोट काटने में लगे ही हैं, दूसरी तरफ चिराग भी अगर अड़ के अलग लड़ लें तो जेडीयू का और नाश करेंगे वो। चिराग जब वो एक बात करते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बात तो बड़ी अच्छी है। उस बात को धरातल पे लाने के लिए उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जगह तो देनी होगी। अब सवाल उठता है कि जो केंद्र में जगह मिली है उससे क्या बदलाव हो रहा है। भाई जो मंत्रालय उनको मिला है, उस मंत्रालय में अगर कुछ वो बिहार के लिए कर पा रहे हैं, बिहार के लिए कर पा रहे हैं कि नहीं, कुछ अकल्पनीय काम कर दें, कुछ ऐसा काम कर दें जिससे लगे, मैं कह रहा हूं कि बिहार के लिए नहीं, देश के लिए कुछ। भाई जिस मंत्रालय में हैं, अगर फूड एडल्ट्रेशन पे कोई कानून पास करा लें, कानून है, सजाएं होती हैं, लेकिन सब चल रहा है ना, 80% पनीर इस देश में नकली बनता है, दूध किस चीज़ से बनता है सबको मालूम है, सब्जियां कैसे केमिकल से उगाई जाती हैं सबको मालूम है। कुछ ऐसे ही नियम कायदे कानून अगर वो अपनी सरकार में रह करके बना लें कि इस पे रोक लग जाए। इस देश में श्वेता, कैंसर गुटखा खाने और सिगरेट पीने से ही नहीं हो रहा है, सब्जियां खाने से भी हो रहा है कैंसर। दाल भात सब्जी खा करके भी लोगों को कैंसर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो 3 आइटम जो आप खा रहे हो सादा खाना में, उस तीनों में इतने केमिकल हैं कि खाते खाते कुछ समय के बाद तो आपको प्रॉब्लम होनी है ना। हम लोग एक जर्नलिस्ट मित्र जो झारखंड का रहने वाला था, छोटे भाई की तरह, रवि प्रकाश, रवि ने कभी जीवन में सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी। कई ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर है, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, उसको लंग्स कैंसर हो गया, कभी जीवन में सिगरेट नहीं पी उसने। तो इसका मतलब ये क्यों है? इस देश के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट में से एक डॉक्टर अंशुमन, जिन्होंने अभी तक 40,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं कैंसर के, जब उनसे आप बात करिएगा ना, कोई अगर आपको बुखार हो जाए, किसी बात के लिए फ़ोन करिएगा, तो वो आयुर्वेद की दवा बताते हैं। कोविड के दिनों में जब मुझे कोरोना हुआ तो मुझे उन्होंने आयुर्वेद की दवाएं भेजी और बोली अस्पताल नहीं जाना है अनुरंजन आपको, और मैं नहीं गया। बोले ये दवाइयां खाइए, इसी से ठीक होंगे आप। और वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि दिल्ली, आप देखो ना दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली के पूरे चारों तरफ सिर्फ कैंसर के अस्पताल बन रहे हैं। हवा यहाँ दूषित है, हवा दूषित। तो इसका मतलब ये है कि मैं फिर आता हूँ चिराग पर कि आप जिस मंत्रालय, इतना बड़ा मंत्रालय है, आप कुछ ऐसा काम कर दीजिए ना कि बिहार की जनता को आप पे ये भरोसा हो जाए कि यही तो लीडर है और आप बिहार के लिए सोच रहे हैं। आप बिहार के लिए सोच रहे हैं, तो फिर आपका भविष्य है, युवा हैं आप में हम भविष्य देख रहे हैं, आप में ताकत है, आपके पास पूरी उम्र पड़ी है। भाई नीतीश कुमार तो खेल चुके ना पारी, अच्छी बुरी इसकी विवेचना इतिहास के पन्नों में होगी। नीतीश कुमार के अच्छे कर्म भी कहे जाएंगे और नीतीश कुमार के बुरे कर्म भी कहे जाएंगे। और इसके लिए मैं बताता हूं लोगों को कि एक वक्त ऐसा था कि नीतीश कुमार पर एक किताब लिखने की कोशिश करने वाले इस देश के बड़े पत्रकार ने कुछ सालों बाद जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप नीतीश कुमार पर किताब लिख रहे हैं, तो बोले नहीं, अब मैं नहीं लिख सकता क्योंकि इससे मेरी बदनामी हो जाएगी। ये ग्राफ नीतीश जी ने अपना खुद गिराया है। तो इतिहास में विवेचना होगी उसकी, हर किसी के कर्म की होती है। अब उनका रोल खत्म हो गया है, उम्र भी हो गई है, तो अब अगली पारी में तो वो नहीं है। लेकिन जो लोग हो सकते हैं, चाहे वो प्रशांत हों या तेजस्वी हों या चिराग हों, जो लोग हो सकते हैं वो बताएं ना बिहार के लिए क्या करेंगे। व्हाइट कॉलर जॉब्स चाहिए हमें, व्हाइट कॉलर जॉब्स चाहिए। और मतलब हम कह सकें ना कि भाई अच्छा, ढोल क्या पीटते हैं कि बिहार के लोग IAS IPS, अरे वो आंकड़ा भी कम हो गया है। वो आंकड़ा भी वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था।
अच्छा, दूसरी बात, बिहार में रह के कौन IAS IPS बन रहा है ये बताओ ना, कितने % बन रहे हैं? आप ये तो ढोल पीटते हैं कि मधुबनी का छात्र है ये बन गया, ये पटना का छात्र है ये बन गया, ये पटना मुजफ्फरपुर का, मोतिहारी का, कटिहार का छात्र बन गया IAS IPS। वो कई साल पहले छोड़ के जा चुका है, कई तो जनरेशन पहले जा चुके हैं। तो वो बस सिर्फ इसलिए कि वो या उनके पिता का जन्म बिहार में हुआ है, यही एक रह गया है। तो वो एक तो बिहारियों को वो चीज़ों से बाहर निकलना होगा कि हमारे पास ये था, अभी क्या है। पहले हमारे पास रहे होंगे चाणक्य, अभी आपके पास लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ये देख लीजिए। तो आपको अब क्या मिलेगा ये सोचिए। तो इसलिए क्या मिलेगा इस पर बिहार की जनता को सोचना चाहिए। तेजस्वी यादव की बात करते हैं, ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि 6 सीट दिया जाए, शामिल किया जाए गठबंधन में। ओवैसी फैक्टर कितना फायदा कितना नुकसान देगा अगर आरजेडी एसोसिएट करती है तो? भाई ओवैसी फैक्टर ऐसा है श्वेता कि पिछले चुनाव में ओवैसी सीट जीतते हैं, सीटें जीती उन्होंने, और वो सारे विधायक चले गए आरजेडी में, उनके पास तो उनकी पार्टी ही खत्म हो गई। उसके बाद भी अगर ओवैसी ये कह रहे हैं कि आप मुझे मौका दीजिए साथ में लड़ने का, तो ये ओवैसी का बड़प्पन है बिल्कुल। क्योंकि वो ये कह रहे हैं, देखिए आप उनको मौका, आप उनको कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। भाई तेजस्वी का आरोप रहता है ना कि ये वोट काटने आते हैं बीजेपी की बी टीम है, ठीक है भाई। तो बीजेपी की बी टीम है तो वो तो कह रहा है कि गठबंधन में शामिल कर लो, मुझे सीट दे दो। वो बिना बी टीम रहते हुए भी सीटें तो 5-6 सीटें तो जीता था ना, 5 जीता था, तो 5 सीटें अगर हाँ, तो 5 सीटें अगर वो जीत गए थे पिछली बार आपके बिना समर्थन के। लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इसको इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि 2 बार पहले तो पार्टी की तरफ से लिखा गया कि लालू प्रसाद यादव को कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो तेजस्वी को लिखा गया है, तीसरी चिट्ठी गई है कि एसोसिएट किया जाए। मुझे लगता है कि कहीं आरजेडी इससे बचना चाहती है कि जैसे ये हिंदुत्व का ध्रुवीकरण है वैसे मुसलमानों का ध्रुवीकरण का आरोप तेजस्वी पे ना लग जाए। वो तो लगेगा ही, वो तो आप नहीं करेंगे तब भी लग रहा है। आप कह रही हैं कि ध्रुवीकरण के आरोप से बचना चाहते हो, मैं कह रहा हूं कि वो हो सकता है कि मुस्लिम वोट बट जाए, उनके खेमे से कहीं और चला जाए, इस डर से करना चाहते हैं। ये भी तो डर है। तो क्या रीजन होगा, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? देखिए भाई, उनके कोर वोटर MY समीकरण तो है ना तेजस्वी के पास, लालू यादव का क्रिएट किया गया ये तो इक्वेशन है ना भाई। कांग्रेस तो बिहार में क्या है, कुछ नहीं है, पिछलग्गू पार्टी है। कांग्रेस को जो सीटें मिलती हैं वो रहम करम पे मिलती हैं। तो अब MY समीकरण तो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। तेजस्वी उस समीकरण के सबसे ज्वलंत उदाहरण पिछली बार भी रहे, इस बार भी रहेंगे। तो उस समीकरण से भाई एक यादव के सहारे तो सारी सत्ता वो पा नहीं सकते। तो उनको लगता है कि अगर हमने ओवैसी को आने दिया तो हम उस वोट बैंक में शेयर तो कर रहे हैं। तो कल को अगर वो एक छत्र लीडर मुसलमानों के बिहार में भी हो गए तो हमारा तो समीकरण हिल गया, हमारे सहयोग से उनको फायदा हो जाएगा। ये डर उनको है और ये वाजिब डर है कि भाई समीकरण है। तो फिर आप ये मत कहिए ना कि हम MY समीकरण नहीं चाहते, आप कहिए कि हम शुरू से तो वो MY पे ही काम कर रहे हैं ना। तो नहीं अब, लेकिन वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं ये माई समीकरण मीडिया की देन है, हम तो लेकिन ये तो अंडर करंट यही है ना। तो अब आप जब एक व्यक्ति को, जो आदमी आना चाहता है, आप वो जीता आपके बिना मदद के, वो पिछली बार जीता, और जीतने के बाद आपके सारे विधायक उसकी पार्टी में चले गए, आपके मतलब उसके आप आ गए आपके पास। अब क्या है उस समीकरण में, तो प्रशांत भी कुछ ना कुछ छेद करेंगे ना। बिल्कुल करेंगे भाई। प्रशांत जब उपचुनाव में, सीमांचल का इलाका भले ही बहुत इफेक्ट ना हो क्योंकि हाँ, लेकिन मिथिला में करेंगे, हाँ। मिथिलांचल में करेंगे, सीमांचल में नहीं करेंगे तो। और भाई स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो ऐसा नहीं है कि 50 मुसलमानों को टिकट देंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत लोगों को लगता है कि शायद प्रशांत 50 मुसलमानों को टिकट दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो उन मुसलमानों को टिकट देंगे जिसमें जीतने की कुव्वत होगी। उन सीटों पर उन मुसलमानों को टिकट वो पक्का देंगे जहां ये संभावना होगी कि ये अपने प्रतिद्वंदी को हरा देगा। ये खेल वो करेंगे। तो जब वो
उस इक्वेशन में आएंगे तो फिर तो वोट बैंक और बटेंगे ना। और मैं फिर कह रहा हूं कि मुसलमान तो उसी को वोट देगा ना जो बीजेपी को हराएगा। बिल्कुल स्पष्ट है वो, वहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो बीजेपी को हराने वाला एक ही मुसलमान तो एक विधानसभा में नहीं होगा ना, और भी तो हो सकते हैं। अच्छा, हर पार्टी में टिकट के दावेदार तो कई लोग हैं और मजबूत दावेदार। हर विधानसभा में हर बड़ी पार्टी में 2-3 लोग तो कम से कम होते हैं जो मजबूत दावेदार होते हैं। उसमें से किसी को टिकट मिले तो वो चाहे वो जीते या सेकंड पोजीशन पे आए, वहां तक पहुंचता है। उस परिस्थिति में उसमें से एक टूटा हुआ है, एक को मिला है और एक छूट गया। उसको प्रशांत छोड़ देंगे ऐसा तो होगा नहीं। प्रशांत ये आखिर दौर में ये करेंगे और वो बहुत इक्वेशन देख के करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि 10% वोट तो प्रशांत के पास हैं। 13% 14% वोट आए तो 5-7 सीटें आ सकती हैं। 16-17% वोट आएंगे तो वो सीटें बढ़ेंगी, 2 दर्जन तक पहुंच जाएंगी। जिसका मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है, मैं जितना बिहार अभी घूम रहा हूं तो उसमें मुझे लगा कि ये 2 दर्जन सीटों के आसपास की सीटें प्रशांत की आ सकती हैं। लेकिन अगर कहीं अंडर करंट चल गया जेंजी में, या ये पलायन वाले लोग जो बिहार में छठ में जाकर के रुक गए प्रशांत के फेवर में, तो फिर कहानी बदल सकती है। मतलब ये बाईपोलर नहीं, ट्राईपोलर हो सकता है। लेकिन अभी तक सिचुएशन वैसा बना नहीं। अभी नहीं बना है, मैं तो कह रहा हूं ना। अभी तो बीजेपी भी खुल के मैदान में नहीं उतरी है। अभी आप देखिए ना, जिस दिन चुनाव आयोग घोषणा करेगा चुनाव की, उसके बाद बीजेपी का कैंपेन देखिएगा वो किस तरीके से चुनाव में उतरती है। तो उनका डबल इंजन का नैरेटिव काम करेगा? मतलब कर ही रहा है, अभी तक हर जगह काम कर रहा है। प्रशांत और तेजस्वी की कोशिश यही होगी कि उस डबल इंजन के नैरेटिव को किसी भी तरीके से डिरेल करें कि ये डबल इंजन कारगर नहीं है। दोनों लोगों की पूरी कवायद यही होगी। और आप कह रहे थे भी थोड़ी देर पहले कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति तो दयनीय है, लेकिन ये वोट अधिकार यात्रा से राहुल गांधी 13 दिन के बाद कुछ मतलब पुनर्जीवित कर पाए हैं अपने कैडर को। देखिए, यात्रा बहुत अच्छी थी, इसमें कहीं कन्फ्यूज़न नहीं है। भीड़ आती है, भीड़ और वोट में फ़र्क होता है। भीड़ में 90% लोग राहुल गांधी को देखने आते हैं, आप समझ रही हैं। तो मैं संयोग से जिस दिन वो चंपारण की यात्रा उनकी हो रही थी, मैं चंपारण में ही था। उसके एक दिन पहले मैं जा रहा था तो मेरे साथ ही अमेठी के सांसद जा रहे थे। उनसे उस पर काफ़ी लंबी चर्चा भी हुई थी। और मुझे ये कहते हुए, मतलब मैं फर्म बिलीव के साथ कहता हूँ कि जिस तरीके से जब भी अपने दिमाग से राहुल गांधी काम करते हैं ना, वो ठीक काम करते हैं। जहाँ वो कोटरी के दिमाग से काम करते हैं वहीं वो गड़बड़ करते हैं। वो अपने दिमाग से जब तक चल रहे होते हैं ठीक चल रहे होते हैं, फिर अचानक से जो उनकी कोटरी बैठी है वामपंथियों की, अब कांग्रेसियों की कोटरी उनके पास नहीं है, अब वामपंथियों की कोटरी है, वो उनको डिरेल करती है, वो उनको गड़बड़ करती है। भाई, आपके लिए तैयार मंच, उस मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी जाती है, आपको अगले 5 मिनट में उसका विरोध कर देना चाहिए था। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगले 5 मिनट में। तब भाजपा को मौका ही नहीं मिलता। जो वेटेज आपको मिल रहा था यात्रा का ना, वो 4 गुना बढ़ जाता। वो ध्वस्त हो गया पूरी तरह। वो बस नैरेटिव में। अच्छा, उसमें क्या है भाई, नरेंद्र मोदी को कोई मौका मिले और उस मौके को वो नहीं भुनाए, ऐसा हुआ है क्या पिछले 20-25 सालों में? हमने तो नहीं देखा। वो स्टेट्समैन ऐसे हैं कि उनको मौका मिला, भाई उनकी मां को आपने गाली दी, आपके मंच से गाली हुई। वो कितना छोटा आदमी है ये फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए, किसी रिपोर्टर से बात करते हुए या गांव में किसी से कोई बात करते हुए कहीं कोई अपशब्द बोलता है, उसका महत्व नहीं है। मंच तैयार है, उस मंच पर आप मौजूद रहे। ठीक है कि आप चले गए थे, आपके जाने के बाद हुआ, मंच आप ही के लिए था ना। आप निकलते हैं और पीछे से कोई गाली दे रहा है, आपको तो तुरंत वो सारे मंच के आसपास के जो लोग थे उनको उनकी क्लास लगा देनी चाहिए। हालांकि किया होगा राहुल ने बाद में। हालांकि बाद में ये भी बातें निकल के आई कि जो व्यक्ति ने ऐसा किया उसके भाजपा से संबंध थे। खैर, ये तो आरोप है। ये तो आप ऐसे ही आरोप लगा। लेकिन फिर भी मतलब
आपके मन से ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए था, और हुआ तो तुरंत कंडेम होना चाहिए। आपको, तेजस्वी को, दोनों को ये कहना चाहिए था कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त। आप क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के बारे में ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा था। अरे आप गाली की तुलना गाली से करने लगे। किसकी गाली बड़ी, छोटी गाली किसकी, बड़ी गाली किसकी? मतलब राजनीति का स्तर आप इतने नीचे ले गए कि किसकी गाली बड़ी, किसकी गाली छोटी, ये चलेगा? अगर ये चलेगा तो फिर वो आपको जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा। आपने विरोध अगर कर दिया होता तो जो आपने क्रिएट किया था एक ऑरा उस चुनाव यात्रा, उस अधिकार यात्रा का, वो फायदा मिलता आपको। वो वोट में कितना तब्दील होता, लेकिन परसेप्शन में तो फायदा मिलता ना, लेकिन आपने गंवाया वो। अच्छा, राहुल गांधी के साथ ये यात्रा करके क्या तेजस्वी की पूरी इमेज में कोई फर्क आता है क्या? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं, लोग कहते हैं कि लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए अंदर से दोनों की मजबूरियां हैं। एमवाई समीकरण को इंटैक्ट रखने के लिए तेजस्वी कांग्रेस को नहीं छोड़ते हैं, और कांग्रेस इतने हाशिए पे है बिहार में कि उसको एक, वो पैरासाइट है, अब उसको एक सहारा चाहिए। और ये क्यों हुआ है श्वेता, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जाके बताऊंगा कि मिड 90s में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते हैं, और तो नरसिम्हा राव की, देखिए वो साउथ इंडिया से आए हुए, दक्षिण भारत से आए हुए प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। उसके पहले सब लोग इधर से ही बन रहे थे। तो और उस समय सोनिया भी, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, सोनिया जी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी नहीं ली थी, वो बाहर थी एक तरीके से। उनकी राजनीति से उनका मोहभंग हो, अपने बच्चों, अपनी जान बचा रही थी। सत्य तो है ही है। उस परिस्थिति में नरसिम्हा राव की को जो चुनौती मिल सकती थी, वो बिहार के कांग्रेस लीडर से मिल सकती थी। चाहे वो जगन्नाथ मिश्र हों, चाहे वो बिंदेश्वरी दुबे हों, चाहे वो भागवत झा आज़ाद हों, इस किस्म के जो भी लीडर्स थे बिहार में, इनसे ही उनको चुनौती मिल सकती थी। और जगन्नाथ मिश्र से तो बहुत ही मिल सकती थी। एक समय में तो प्रधानमंत्री के दावेदार तो थे ही वो। तो अब उस चुनौती को कैसे खत्म किया जाए, तो पूरी कवायद नरसिम्हा राव ने की कि बिहार से कांग्रेस को ही खत्म किया जाए, और ये किया उन्होंने। और ये कांग्रेसी समझ नहीं पाए, न बिहार के न केंद्र के। जब उनके सारे आप फैक्ट्स चेक करेंगे, जब एक एक स्टेप्स देखेंगे, तो पता चलेगा कि उन्होंने खत्म होने दिया। भाई लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस को हाशिए पे धकेला, फिर आप उनके साथ मिल गए। तो जब जो आदमी आपको हाशिए पे धकेल रहा है, वो आप उसके साथ मिल गए। और यही गलती दोहराई दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को हाशिए पे धकेला, आप उसी के साथ मिल गए। अगली बार साफ हो गए। यूपी में तो जो आदमी आपको हाशिए पे धकेल रहा है, आप उसी के साथ हो लेते हैं। आपको इंडिपेंडेंट चलने की आदत, आपको इंडिपेंडेंट चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे आप तो आपको मुश्किल होगी, जब, क्योंकि आप तो पैरासाइट हो गए ना उसके लिए। तो वो तब तक आपका इस्तेमाल करता है जब तक आपको फायदा हो रहा है, उसका उठा के फेंक देता है वो, फिर खत्म, फिनिश। और पिछले 30-35 सालों का इतिहास है कि जहां तीसरी स्थिति पे गई है पार्टी, कांग्रेस जिस भी प्रदेश में तीसरे पायदान पे गई है, वहां से अभी तक नहीं उभर पाई। सफाया ही हो रहा है। ये कांग्रेस की त्रासदी है। तो ये इसको समझना होगा कि भाई हम तीसरे पायदान से कैसे रिवाइव करें। भाई 30-35 साल हो गए ना, लालू यादव के शासन से नीतीश कुमार के शासन तक के 90 से 2025 35 साल का शासन हो गया। आप सत्ता से बाहर हैं। इस 35 साल में आप अकेले लड़े होते ना, तो आप दूसरे धड़े होते बिहार में, कुछ जनाधार बना होता। मैं भाई चूंकि वो रहे आरजेडी के साथ, जनाधार आरजेडी का बन रहा, और आपका तो कुछ नहीं। अब आप, अच्छा, आपके जो कोर वोटर्स थे, अब वो सब 60 पार हैं, जो युवा थे उस समय। जो 25 साल का कोर वोटर आपका रहा होगा, भाई 40 साल का रहा होगा तो वो 75 हो गया, वो तो है नहीं है, पता नहीं। जो मैं तो कह रहा हूं, जो 25 साल का कोर वोटर रहा होगा, वो भी 60 हो गया। अब वो अपने बच्चों की बात सुनेगा कि आपकी बात सुनेगा?
जो 30 साल का कोर वोटर होगा वो 65 हो गया और रिटायर हो चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको जो सरकारें फ़ायदा दे रही है उसके पास जा रहा है। तो आपका नया जेंजी आपका कोर वोटर क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि आप उसके लिए कुछ करते हुए दिख नहीं रहे और आप दूसरी पार्टी के पीछे पीछे घूम रहे लेकिन हैं। ये जो जेंजी है ना, बहुत डिसाइडिंग फैक्टर तो रहेगा, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये नीतीश को क्यों चुने या तेजस्वी को क्यों चुने। हाँ, तो वो देखिए, मतलब विकल्प है नहीं। हाँ, विकल्प नहीं है ना। अब विकल्प में देखिए, विकल्प को लेकर के मेरा यह मानना है कि जब हम कहते हैं ना कि विकल्प नहीं है, तो आप अपने बीच से चुनो ना किसी को। आप ये आरोप मत लगाओ कि विकल्प नहीं है। विकल्प तो आपको तलाशना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको लड़ लेना चाहिए। नहीं, हम तो आजमा कर देख चुके। राजनीति बिल्कुल अलग डोमेन है और जब तक देखिए, हम लोग का काम क्या है? जन जागरण कर देना, लोगों को सही बात बता देना स्पष्ट तौर पर कि भाई देखो ये ऐसा है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच लो। हमें क्या फर्क पड़ता है श्वेता? अगर मुझे लगता है वहाँ के लोग भी ये नहीं, बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच पा रहे। शायद सोचते हैं बाहर चला जाएगा, बाहर पढ़ लेगा। गलत है ना ये। हाँ। भाई गांव के गांव खाली हो गए, बुजुर्गों के सहारे गांव चल रहे हैं। कितनी बुरी बात है ये। मैं तो जाता हूं अपने गांव, मेरे घर में मेरे माता पिता रहते हैं, मेरे आसपास जितने भी यूथ हुआ करते थे मिलते ही नहीं है, कोई है ही नहीं गांव में। मेरे मोहल्ले में भी यही त्रासदी है। सिर्फ अब जो मेरे माता पिता के उम्र के थे वो लोग रहे, बस बुजुर्ग लोग बचे हुए हैं। अच्छा, हम लोग, जैसे मैं कई बार कोशिश करता हूँ, दम भरता हूँ कि मैं वापस जाऊं। इसके लिए मैं प्रशांत को बहुत साधुवाद देता हूँ। सही उम्र में उसने बहुत बड़ी मेहनत करी है, बहुत बड़ा काम किया है। भविष्य क्या होगा नहीं मालूम। जो हम लोग सोचते थे ऐसा करना चाहिए, देखिए परिणाम क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन ऐसा करना चाहिए कि भाई बिहार को बदलने की कवायद करनी चाहिए। उस व्यक्ति ने करने की कोशिश की है, परिणाम चाहे जो हो। अब आप जाइए गाँव में, यूथ मिलते नहीं। जो हम लोगों के साथ बाहर निकले, जो बाहर गए, उनसे जब आप बात करिए वापसी की, उनके बच्चे तैयार नहीं हो रहे और उसके कई कारण हैं। आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है। भाई देखिए, मैंने नीतीश कुमार को एक बार बहुत साल पहले एक डायस पे हम लोग शेयर कर रहे थे, तो मैंने एक बात कही थी। उनको नागवार गुजरी होगी, लेकिन मैंने मंच से अपनी एक बात कही। तो मैंने कहा कि जिस तरीके की सरकारी स्कूलों की शिक्षा हमने पाई, उस तरीके की सरकारी स्कूलों की शिक्षा अगर मौजूदा दौर में भी हो जाए तो मैं अपने बच्चे को लेकर के गांव आने में गुरेज नहीं करूंगा। लेकिन नहीं हो सकता ना, आपने नहीं किया। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसी चीज है ना बुनियादी। पहले रोटी कपड़ा और मकान होता था, अब शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार है। तो मकान चलिए फूस का भी हो, रोजगार के बारे में तो कह रहे हैं कि ना जाने कितने करोड़ रोजगार अभी ये लोग देंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं मैंने इतना लाख दे दिया, भाजपा कहते, नीतीश जी कहते हैं हमने इतने लाख रोजगार दे दिए। भाई जब आपने इतने लाख रोजगार दे ही दिए तो अभी बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए थी ना। ये तो खैर अपने डेटा आंकड़े आप बताते रहिए, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पे, भाई स्वास्थ्य का तो जितना बुरा हाल बिहार में वो कहीं नहीं है। भाई सारे को एक नेता का इलाज बिहार में नहीं होता, एक नेता का। मतलब हमको लगता है कि छींक भी आए तो वो दिल्ली आए। तो आपने इतने सालों में सरकारों ने एक व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई कि आप वहां इलाज करा सके ठीक से। तभी तो आप नहीं करा रहे ना वहां, चाहे जो कारण रहा हो। शिक्षा के स्तर आपने खराब कर ही दिए, स्वास्थ्य आपको प्रॉपर व्यवस्था है नहीं, डिसेंट्रलाइज आपने किया नहीं चीज़ों को। राज्य इतना बड़ा है कि आप सोचते हैं कि आप देखिए, एक मुद्दा है कोसी का बाढ़। भाई हर दूसरे साल आ रहा है, उस पर कोई काम ही नहीं होता है। भाई क्या कर रहे हैं भाई इतने सालों से आप? जब तक बहुत पहले आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया। क्या हुआ उस कार्यक्रम का? यस, ये नदियों को जोड़ने का प्लान था। तो अब जो मान लीजिए कि वो सब चीजें कर रहे थे, तो अब क्या स्थिति है? अगर आप देखें पूरी कवायद सरकार की, तो कोसी को लेकर के कोई काम नहीं हो रहा।
और हर साल रिपीट होता है, हर लेकिन साल हर रिपीट साल होता है। सरकार सोचती है कुछ नहीं relief करना है work करेंगे। आपको थोड़ा ये करना है कि जिधर ज्यादा पानी आता है उसको एक दिशा दूसरी देनी है कि जिधर कम पानी रहता है। भाई बिहार में हर साल एक हिस्से में बाढ़ आता है, एक हिस्से में सूखा पड़ता है। हर साल पूरे बिहार में बाढ़ कभी नहीं आती। एक हिस्से में बाढ़, एक हिस्से में सूखा, रहना ही रहना है। तो जिधर सूखा है उधर पानी सप्लाई करो ना। ये करेगा कौन? आप कहोगे कि अरे बैठ के आप भाषण दे दिए कि पानी सप्लाई करो, कैसे होगा? तो ये मेरा काम थोड़ी है। जब आपके प्रदेश में ही पानी आ रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको ऐसी धारा बनाइए, नदियों सोच ही नहीं है। सोच ही नहीं है ना, आप करिए ताकि दोनों को लाभ हो। भाई नदियों का कटान तो होगा। जब आप नदियों तक घुस घुस के घर बनाना शुरू करेंगे तो नदियों का कटान तो होगा। अच्छा, नदियां तो घूमती हैं हमारे यहाँ, तो चाहे वो कमला बगान हो, कोसी हो, हमारे यहाँ बागमती हो, ये नदियाँ, तो इन नदियों के बारे में कहा जाता है। भाई हम लोग तो बचपन से पढ़ते थे ना कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। अब बताइए कि पिछले 40 सालों से वो बिहार का शोक ही बना ही है। और जब हम लोग छठे सातवें थे तब से सुन रहे हैं। तब से सुन रहे हैं। सही, एग्जैक्टली। तो बिहार का शोक आज भी बना हुआ है। कितनी बड़ी त्रासदी है भाई, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आप एक पानी की धारा को ठीक नहीं कर पाए। शोक नहीं हटा पाए, अशोक के राज्य से शोक नहीं हटा पाए। दिस इज अमेजिंग। एनीवेज, प्रशांत किशोर जो बार बार कह रहे हैं कि बैकयार्ड में, घर के मतलब अपने घर के अंदर रोजगार होगा, उनका कहने का क्या मतलब हो सकता है? मतलब सॉरी, ऐसा लग रहा है जैसे आप प्रवक्ता हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल प्रवक्ता नहीं है। देखिए प्रशांत, कुछ बातें करते हैं तो उसको थोड़ा सा मतलब ये इंडस्ट्रीज ना लाके अगर हम घर के अंदर रोजगार कैसे? देखिए एक रोजगार, हालांकि जो वो रोजगार सोचते होंगे, पता नहीं उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन नए दौर में डिजिटल माध्यम ने बहुत सारे ऐसे रोजगार पैदा किए हैं। वर्क फ्रॉम होम की एक ऐसी टेंडेंसी, ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ है कोविड के बाद से, जो लोगों को घर बैठे रोजगार तो दे रहा है और दुनिया भर में दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में दे रहा है, दुनिया भर के हिस्से में। भाई बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब TCS जैसी बड़ी कंपनी, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी वर्क फ्रॉम होम तो करा ही रही है ना। और इसलिए कि उनका भी कॉस्ट कम हो रहा है, टेक्नोलॉजी का फायदा हो रहा है। एक बात मैं इसको विस्तार देने के लिए समझाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ श्वेता, कि जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो बच्चों के किसी काम नहीं आता। जो हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है, मैं सिस्टम की, कि जो हम पढ़ रहे होते हैं और जब हम कमाने जाते हैं ना, तो हमने जो पढ़ा होता है वो हमारे काम नहीं आता। कैसे नहीं आता? तो हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे स्कूलों में कंप्यूटर नहीं था, जब हम बड़े हुए तो कंप्यूटर पे आ गए। जब हमारे बच्चे पढ़ रहे थे तो मोबाइल था, अब वो बड़े हो गए तो AI आ गया। अब के बच्चे AI पढ़ेंगे, अगली जैसे वो पहुंचेंगे कुछ और आ गया रहेगा, डबल AI आ जाएगा, कुछ और आ ही जाएगा। मतलब हम जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आए तो हमारी कल्पना से बाहर था कि मोबाइल नाम का कोई, मोबाइल फ़ोन का कोई यंत्र आएगा जो हमारे आपको दुनिया के किसी भी कोने से जोड़ देगा। भाई हम तो नहीं सोच सकते थे। स्टडी की लाइन पर रात को लगते थे, 1/4 फ़ोन के लिए गांव फ़ोन करते थे कि 1/4 रेट पे फ़ोन करेंगे। दौर बदला, फिर क्या हुआ? फिर एक टूल आया, व्हाट्सएप। आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं जी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, और मुफ्त में कर सकते हैं, पैसे भी नहीं लगने। अब क्या है कि आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप यहाँ हमारे साथ बातचीत कर रही हैं और आपका एक क्लोन बना करके हम चैनल पे चला रहे हैं। AI ने ये कर दिया। तो अब नई टेक्नोलॉजी कुछ और आ सकती है। हालांकि मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लोर ये करता हूं कि भविष्य में दुनिया को बचाने वाला वो व्यक्ति होगा जो इस तकनीक को खत्म कर देगा। Absolutely, I'm in line. हाँ, कि जो भी व्यक्ति, मैं अपने बेटे को बोलता हूँ कि इफ यू वांट टू बिकम अ लैरी पेज, इफ यू वांट टू बिकम अ सत्या नडेला और काइंड ऑफ सुंदर पिचई, देन यू शुड बी अ पर्सन लाइक दैट। कि भाई तुम इन सब ऐसी चीज बना दो कि ये सब बैक टू रूट की तरफ आए, क्योंकि विकास के रास्ते विनाश की तरफ बढ़ने वाली टेंडेंसी है। लेकिन तथ्य तो ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे काम नहीं आ रहा।
तो हम जो बात कर रहे हैं कि प्रशांत जिस रोजगार की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी के सहारे वो नए रोजगार की बात करते हैं। और जो काम उन्होंने शुरू किया पॉलिटिकल मीडिया मैनेजमेंट का, पहले थोड़े बहुत छोटे मोटे होते थे। जिस दौर में उन्होंने शुरू किया 2013 में, 2013 से लेकर के 2025 तक, इन 12 सालों में लाखों लोग पूरे देश में ये काम कर रहे हैं। यही काम अलग अलग छोटी छोटी कंपनियां, हर विधानसभा स्तर पर छोटी कंपनियां, टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो उसका फायदा तो उनका जो ये है कि घर बैठे रोजगार मिल सकता है। अच्छा, घर बैठे आपको लाख रुपए तो चाहिए नहीं भाई, आपको अपने सीमित दायरे में जो पैसे मिलते हैं उससे खुश रहने के तरीके, भाई खुश तो आप कम पैसे में रह सकते हैं, लेकिन बेसिक नीड्स जो चाहिए ना भाई, आपको खाना अच्छा चाहिए, पहनना, शिक्षा चाहिए, थोड़े बहुत स्वास्थ्य के लिए पैसे चाहिए, थोड़ी बहुत बचत चाहिए। तो ये इतने की व्यवस्था अगर आपको कहीं हो सकती है तो हर किसी को। और देखिए, दुनिया के अलग अलग देशों में क्या होता है, जो विकसित देश हैं उसकी खासियत क्या है श्वेता, कि वहां पर मिडिल क्लास ना ज्यादा तादाद में है, तभी तो वो विकसित है ना। मिडिल क्लास की तादाद 95% है, 5% में अपर क्लास और लोअर क्लास है। लोअर क्लास 1% है, 3-4% अपर क्लास है, बस इतना ही है। हमारे यहाँ भी 2% अपर क्लास है, लेकिन हम मिडिल क्लास में नहीं पहुंचे, हम लोअर क्लास में 95% पड़े हुए हैं। तो जैसे ही हम, भाई दो ही रास्ता है ना बराबर लाने के लिए, या तो किसी को खींच के नीचे ले आओ या किसी को बढ़ाओ। अभी तक की सरकारें खींच के नीचे ले आ रही हैं, आप बढ़ा करके मिडिल क्लास पे कर दो, पैरेलल बराबर हो जाएगा। हमारे यहां दिखावा बहुत ज्यादा है, विकसित देशों में दिखावा नहीं है। जितने पैसे खर्च हम अपने यहां शादियों पे करते हैं, कई देशों की जीडीपी होगी, विकसित देशों की होगी, अगर ठीक से आप देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें बदलनी होगी, नहीं तो फिर तो चल ही रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता, बहुत मजा आया, धन्यवाद। थैंक यू।